जी। जी गाइस, हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स पढ़ रहे हैं। अच्छा, हिस्टैरिसीस लॉस को अब हम डिस्कस करते हैं कि हिस्टैरिसीस लॉस होता क्या है। The work done by the magnetizing force against the internal friction of the molecules of the magnet produces heat. ठीक है, this energy which is wasted in the form of heat due to hysteresis is called hysteresis loss. यानी आप कल हमने देखा था ना कि पहले मॉलिक्यूल्स इधर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, फिर इधर जाने, तो एकदम नहीं जाते, पहले इधर जाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रेजिडुअलनेस रह जाती है, रेजिडुअल रह जाती है, फिर उसमें कॉर्सिविटी ऐड करनी पड़ती है, उसके बाद वो नेगेटिव साइड पे सैचुरेशन में जाता है, फिर उसके बाद वो स्टिल उसमें रेजिडुअलनेस रह जाती है, फिर उसमें पॉजिटिव साइड पे कॉर्सिविटी आ जाती है। तो पूरा आपका ये आपका लूप बनता है, हिस्टैरिसीस का लूप। तो अगर ये आपका स्मॉल होगा, हमें स्मॉल चाहिए होगा ताकि कम से कम एनर्जी लॉस हो, और अगर ज़्यादा होगा फिर उसमें लॉसेस ज़्यादा होंगे। सही है, तो इसमें एक कोर है ट्रांसफार्मर का, फेराइट कोर, स्पेशली जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मैंने भी प्रोजेक्ट किया था, जो उसमें यूज़ मैंने किया था, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर, फेराइट कोर। ये मटेरियल ऐसा है कि जिसका वो जो हिस्टैरिसीस लूप है वो पतला होता है बहुत। ठीक है, टू रिड्यूस द हिस्टैरिसीस लॉस वी सेलेक्ट मटेरियल विद नैरो हिस्टैरिसीस लूप। ये अब आपने जेन में रखना है, हिस्टैरिसीस जो लूप है वो नैरो होना चाहिए। The equation for the hysteresis loss, ये important equation है, PH is equal to eta multiplied by B max की power n into F into V। अब ये क्या चीज़ें हैं भाई? PH hysteresis loss in watt, eta ये है estimates hysteresis coefficient depending on the material, B max है maximum flux density है, और estimates exponent है ranges from 1.5 to 2.5 depending on the material, F is the frequency of मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एच ये उसकी फ्रिक्वेंसी है, और वॉल्यूम क्या है, ये आपका वॉल्यूम है मीटर क्यूब, पी इज़ द वॉल्यूम। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस बाबे ने वक्त डाला हुआ है सारा, समझ रहे हैं आप। इसमें तीन चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है, टू बी वेरी सिंपल, थ्री थिंग्स। वन, मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। टू, कॉइल, ये देखें कॉइल होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल। थ्री, चेंज, क्योंकि एक फील्ड है इस कमरे में, एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ पोल, ये कॉइल भी रखी है, चेंज नहीं हो रहा कुछ, कोई फायदा नहीं है, आपको चेंज करना पड़ेगा। या तो मैकेनिकली मूवमेंट करवा के चेंज करा लें, या उस फील्ड को चेंज करा लें, जैसे ट्रांसफार्मर में होता है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि आप एसी एसी से क्या करते हैं, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, फिर इसमें कॉइल भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, और तीसरा क्या होता है, चेंज। ये तीनों चीज़ें जब मिलती हैं तो ईएमएफ इंड्यूस होती है, ये जेन में रखना। कुछ कहते हैं करंट पैदा हो गया, ओ भाई करंट नहीं पैदा हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुई, उसको पाथ अगर क्लोज कर दोगे तो वो करंट में बदल जाएगी, करंट करंट जनरेट करवा देगी, ये है असल चीज़। ओके, तो इफ फ्लक्स लिंकिंग अ लूप वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अ वोल्टेज इज इंड्यूस्ड बिटवीन इट्स टर्मिनल्स, द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो E is equal to n means number of turns into d phi by dt, del phi by dt या d phi by dt. So this is known as Faraday's law of electromagnetic induction. जैसे आप ये देखें, यह मैग्नेट है और इसके सामने ये आपके पास एक मीटर पड़ा हुआ है, जब आप इसको मूव करेंगे तो ये नीडल हिलेगी, मूव नहीं करेंगे ये नहीं हिलेगी भाई, ये ज़ीरो पे ही रहेगी अपनी। अच्छा जी, उसके बाद आपके ये सामने वो गिलवानोमीटर वाली एग्जांपल है अगेन, कि अगर आप मैग्नेट को मूव करेंगे आगे पीछे तो आपका करंट आपको फ्लो करता हुआ नजर आएगा। इसमें बेसिकली ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, जब उसका पाथ क्लोज कर दिया तो वो करंट में बदल गई। अच्छा जी, एग्जांपल करते हैं जी, अ कॉइल ऑफ 2000 टर्न्स, अब एन कितना है इसमें, 2000, सराउंड्स अ फ्लक्स ऑफ 5 मिली वेबर प्रोड्यूस्ड बाय अ परमानेंट मैग्नेट। जो कि किसी परमानेंट मैग्नेट, कल मैंने आपको क्लियर किया था, एक परमानेंट मैग्नेट होता है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। परमानेंट मैग्नेट में कुदरती तौर पे शुआएं निकल रही होती हैं, वो मैग्नेटिज्म होता है, समझ रहे। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट पे आर्टिफिशियली, यानी आप उसमें जब बैटरी लगाते हो उसके साथ सोर्स लगाते हो, फिर उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अच्छा जी, द मैग्नेट इज सडनली विदड्रॉन कॉजिंग द फ्लक्स टू ड्रॉप यूनिफॉर्मली टू 2 मिली वेबर इन 0.1 सेकेंड। तो अब टाइम आ गया, डेल्टा टी कितना आ गया, 0.1 सेकेंड, और डेल्टा फाई कितना है इसमें, 5 - 2, यानी कितना, 3 मिली वेबर का चेंज आ गया। उसको फिर आप 3 मिली वेबर तकसीम 0.1 मल्टीप्लाइड बाय
एन 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 कितना है 2000, तो ये इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा आपका। एन 2000 है, 5 मिली से वो 2 मिली रह गया जब इसको हमने पीछे पुश किया 1/10 सेकंड के अंदर। तो यहाँ से E इज इक्वल टू एन डेल फाई बाई डी टी। एन कितना है इसका 2000 और 5 माइनस 2/0.1 दैट इज इक्वल टू 60 वोल्ट्स। 60 वोल्ट्स जो हैं आपके पैदा होंगे, ठीक है। सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके। अच्छा, अब उसके बाद आता है राइट हैंड रूल RHL of the RHL is used to find the direction of magnetic field B. For the current carrying conductor, align the thumb of the right hand along the direction of the current। यानी अगर आपके पास एक कंडक्टर है, सॉरी कंडक्टर है, आपके पास रॉड है, आप उसको पकड़ लें, जिस तरफ करंट आपका फ्लो कर रहा है ऐसे कर रहा है, तो ये जो डायरेक्शन होगी ये आपको शो करेगी नॉर्थ और साउथ पोल। नॉर्थ पोल से आगे जाएगी, साउथ पोल से अंदर आएगी। तो along the direction of the current, the curling fingers give the direction of the field। या आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आपका जो है मतलब करंट आपको पता है कि करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, डीसी करंट है, तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होगी, ये कर्लिंग। इस तरह देख लें, या अगर फील्ड पता है तो करंट की डायरेक्शन आ जाएगी, करंट की डायरेक्शन पता है तो फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। तो ये राइट हैंड रूल है बेसिकली। फॉर द करंट कैरिंग कॉयल, कर्ल द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लोइंग इन द कॉयल, द थंब पॉइंट टुवर्ड्स अलोंग द नॉर्थ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि नॉर्थ से निकलती है ना, अगर यूं है तो नॉर्थ से वो निकलेगी आपकी जो फील्ड है। ये देखें, जैसे इसमें ये आपका करंट है, ये पहले ये डायरेक्शन लेते, करंट आपका जा रहा है उसमें, फिर आप जो कर्ल कर रहे हैं अपने फिंगर्स को, तो ये आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। अच्छा, और अगर इस तरह से आपने कर्ली कंडक्टर है आपका कर्ल की फॉर्म में, तो उसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उसमें आपने उंगली करनी है, तो ये जो आपका थंब है वो फील्ड की डायरेक्शन आपको बता देगा, सही है। जैसे इसमें ये नॉर्थ पोल की तरफ है, अलोंग द नॉर्थ पोल, और यहाँ पे ये जो कर्व है ये आपको डायरेक्शन ऑफ दी मैग्नेटिक फील्ड बता देगा। अच्छा जी, एडी करंट्स एंड देयर लॉसेस क्या होते हैं। एन एसी फ्लक्स फाई लिंकिंग अ रेक्टेंगुलर शेप्ड कंडक्टर इंड्यूसेस एन एसी वोल्टेज E अक्रॉस इट्स टर्मिनल, ठीक है। इफ द कंडक्टर टर्मिनल्स आर शॉर्टेड, अ सब्सटेंशियल करंट फ्लो विच इज नोन एज एडी करंट। द पावर लॉस कॉज्ड बाय दीज करंट्स इज नोन एज एडी करंट लॉस। यार देखो, ट्रांसफार्मर में क्या हो रहा होता है कि प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल आपस में लिंक नहीं होती इलेक्ट्रिकली, वो सेपरेट होती हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी में आप जनरेट करवाते हो, सोर्स लगा के उससे जनरेट करते हो, और वो कोर से गुजरता हुआ आगे सेकेंडरी में जाता है, ठीक है, और इंडक्शन पे आता है। वो कोर में से भी तो गुजर रहा है, कोर भी तो कंडक्टर है, ओके। तो वहां भी तो करंट फिर पैदा होंगे ना। वो करंट क्या काम वाले करंट होंगे, नो, वो लॉस का बायस बनेंगे, स्विरलिंग करंट होंगे, वो गोल गोल घूमने वाले। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। द पावर लॉस कॉज्ड बाय दीज करंट्स इज नोन एज एडी करंट लॉस। The solid metal plate is basically equivalent to a dense packed set of rectangular shaped coils. The induced currents flowing inside the plate are eddy currents and flow to oppose the change in flux. Eddy currents become a problem when core must carry an AC flux. तो आप ये देखें कि इसमें जो है, अगर हम देखें ये देखें यहाँ पे, इसमें ये जो आपकी फाई की डायरेक्शन है, इसके नतीजे में ये जो आपका ये जो करंट प्रोड्यूस होने शुरू हो गए, स्विरलिंग करंट्स आप कह लें, ये जो स्विरलिंग करंट्स हैं ये हैं बेसिकली आपके जो एडी करंट्स कहलाएंगे, ये एडी करंट्स, ठीक है। और इसको आप इस तरह भी मॉडल कर सकते हैं कि मतलब उसको इंडिविजुअल कंडक्टर्स इस तरह समझ सकते हैं इसको। बेसिकली ये उस फ्रेम के अंदर, मेटालिक फ्रेम के अंदर जो हो रही है आपकी करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं इस चेंजिंग फ्लक्स की वजह से, उनको हम कहेंगे हमारे एडी करंट्स। तो एडी करंट लॉसेस कैन बी रिड्यूस्ड। अब इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि स्लाइस कर दो उसको छोटे छोटे हिस्सों में, उसके टुकड़े कर दो, सही है, टुकड़े कर दो रे, वो कोर जो है इतना सॉलिड कोर, उसके टुकड़े कर दो, स्लाइस कर दो, तो वो खुद ही कट जाएगा, ठीक है। तो एडी करंट लॉसेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग द कोर इनटू सेक्शंस, जिसको लैमिनेशन कहते हैं। Cores of the machines use many thin pieces of iron or laminations rather than a single piece because the resistance of the individual pieces is higher than the resistance of one solid piece. The higher the resistance due to the smaller area per piece reduces the eddy currents and in turn eddy current losses. The laminations are insulated from each other with a lacquer coating to prevent the eddy currents from jumping from one lamination to another. अब अगर आपस में जुड़ जाएंगी, वो जुड़ने नहीं देनी, वो लेमिनेटेड होती हैं, मतलब वो छोटी छोटी शीट्स आपस में लेमिनेटेड होती हैं, जुड़ गई तो फिर वो एक ही बन जाएगा दोबारा।
तो लेमिनेशन होंगी आपस में, लेमिनेटेड। इफ द सिंगल पीस ऑफ कोर इज डिवाइडेड इनटू n लेमिनेशंस, एडी करंट लॉसेस आर रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ n स्क्वायर, यानी इतना उसमें कमी पड़ जाती है। तो ये देखें आपका ये सॉलिड मेटल पीस है, इसमें से ये मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है बी, तो उसके नतीजे में जो एडी करंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये देखें राइट हैंड रूल के तहत, ठीक है, राइट हैंड रूल के तहत पैदा हो रहे हैं ये। तो जब आपने इसकी लेमिनेशंस कर दी हैं तो वो थोड़े हो गए, बड़ा बड़ा तो है, बड़े बड़े ये जितने बड़े बड़े लूप्स हैं उसको आपने छोटे छोटे हिस्सों में स्लाइस कर दिया। द इक्वेशन फॉर द एडी करंट लॉस इज गिवन बाय पीई, ये आगे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे उसमें ये सारे फार्मूला यूज़ होते हैं, ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, सही है। तो इसमें क्या है, के ई इंटू बी एम मैक्स स्क्र एफ स्क्र टी स्क्र इंटू वी। P is the eddy current loss, K is the eddy current constant, B max is the maximum flux density, ठीक है, F is the frequency of magnetic field intensity, T is the material thickness, V is the volume of the magnetic material। अच्छा, अब हम एक एनालॉजी को स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट्स में एक एनालॉजी पाई जाती है। अच्छा, अगर हम देखें, वैसे गौर करें, कवानीन कुदरत ना एक जैसे ही होते हैं। जैसे आपका करंट क्या करता है कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में फ्लो करता है ना। पानी अगर आप इस टेबल पे फेंकें तो पानी फ्लो करेगा नहीं, लेवल सेम है। फ्लो कब करेगा पानी, जब हाइट का डिफरेंस आएगा, डेल्टा एच आएगा। इसी तरह वाटर पाइप्स में देख लें कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपका पानी मूव करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। गैस जो है आपकी गैस या हीट भी देख लें, हीट भी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर को फ्लो करती है, ग्रेडियंट अगर होगा ऐसे ही है, यानी हर जगह ग्रेडियंट है, स्लोप है, उससे फ्लो हो रहा है। ये कवानीन कुदरत है। अब जैसे हम इलेक्ट्रिकल में करंट कहते हैं और वोल्टेज कहते हैं, मैकेनिकल में आ जाएगा आपका ये वाटर फ्लो और साथ में आज की आ जाएगी हाइट या प्रेशर आ जाएगा, सही है, चीज़ वही है। मतलब उसी तरह से रेजिस्टेंस का वही फार्मूला होता है, रो एल ओवर ए, वहाँ पे रो ज़रा चेंज हो जाता है, फार्मूला वही रहता है एल ओवर ए। अब यहाँ पे हम देखेंगे मैग्नेटिकली भी एक रेजिस्टेंस होती है जिसको रिलक्टेंस कहते हैं, उसका भी फार्मूला यही है, रो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी एल ओवर ए सेम फार्मूला। तो कवानीन कुदरत एक जैसे ही है भाई, सही है, उसकी फॉर्म चेंज हो रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म। तो करंट इन अ कॉइल ऑफ द वायर रैप्ड अराउंड अ कोर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कोर। This is some sense analogous to a voltage in an electric circuit producing current V is equal to IR, कि अगर आप एक R में से पे V लगा दोगे तो करंट फ्लो कर जाएगा ना, तो I इज इक्वल टू V ओवर R, सही है। इसी तरह यहाँ पे आपका V की जगह क्या आ जाएगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स आ जाएगी। कल हमने इसके फार्मूला भी देखे सारे, MMF के जो फार्मूले थे, NI एम्पेयर टर्न्स। तो ये देखें N इंटू आई, और उससे क्या जनरेट हो रहा है, फाई यहाँ पे करंट की मानिंद आप इसको लिख सकते हैं, और जो रेजिस्टेंस होगी इस कोर की उसको हम आर कहेंगे, आर जरा डिफरेंट शेप के अंदर, ठीक है, रिलक्टेंस, सही है। अच्छा जी, अब इसमें ये देखें, ये वी आई, ठीक है, और उसके बाद ये कॉइल है, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस आई, और यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। अच्छा, मीन कोर लेंथ, यानी मीन कोर लेंथ, मीन लेंथ इसको कहते हैं, मीन कोर लेंथ, और मैग्नेटिक कोर परमिएबिलिटी म्यू, कि इसमें जो परमिएबिलिटी कितनी है, यानी कितना अच्छा ये परमिट कर सकता है, म्यू, कल हमने इसको डिस्कस किया था, म्यू इज इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट, ठीक है। अब रिलक्टेंस ऑफ द सिंपल मैग्नेटिक कोर इज शोन, रिलक्टेंस ये क्या होगी, वही रो एल ओवर ए फार्मूला पढ़ा ना अपने रेजिस्टेंस का, ये वही है। इसमें रो की जगह आप क्या आ गया, 1/म्यू एल सी ओवर ए। एल सी क्या है, मीन पाथ लेंथ, यानी मीन पाथ की मीन लेंथ, ठीक है। तो एल सी ओवर म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू ए। तो रिलक्टेंस इन मैग्नेटिक सर्किट ओबेज द सेम रूल्स रेजिस्टेंसेस इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स में रेजिस्टेंस के रूल्स होते हैं, कैसे होते हैं भाई, सीरीज में रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगी, ऐड होंगी, पैरेलल में कम हो जाएंगी। ये मैंने आपको बड़ा क्लियर कराया हुआ है सीरीज पैरेलल की कॉन्सेप्ट, सही है। तो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नंबर ऑफ रिलक्टेंसेस इन सीरीज इज जस्ट द सम ऑफ इंडिविजुअल रिलक्टेंसेस। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगी, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 1, ठीक है। और अगर आपकी पैरेलल में जुड़ी हुई है तो 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और इसको सॉल्व सिंपल तरीके से आप कैसे कर सकते हैं, 2 एट अ टाइम ले लें, R1 इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2, 3 है ना, तो पहले 2 को करें एक साथ सॉल्व, जो आंसर आएगा उसको फिर तीसरे के साथ सॉल्व करने, आता है ना, ये सिंपल है। तो एनालॉगस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट्स, अब ये देखें, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होगा, V, ठीक है, R और I, तो I इज इक्वल टू V ओवर R, ठीक है।
सिंपल ओम्स लॉ, ये सबसे ज़्यादा लॉ यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। हमने कितना यूज़ किया था ट्रांजिस्टर्स में, ओम्स लॉ ही आ रहा था हर जगह, ठीक है। और मैग्नेटिक सर्किट्स में क्या होगा कि अब वोल्टेज की जगह यहाँ पे आ जाएगा एम एम एफ, यानी ये वाला जो एफ है, इट इज इक्वल टू एन इंटू आई, एन नंबर ऑफ टर्न ज़रब आई जो करंट है, उससे फाई प्रोड्यूस होगा और आगे आर होगी, तो फाई इज इक्वल टू एफ ओवर आर, सही है, फाई इज इक्वल टू एफ ओवर आर। तो ये आपका सिंपल मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट एनालॉग टू ट्रांसफॉर्मर कोड। एग्जाम्पल करते हैं जी, फिगर 1.23 shows a ferromagnetic core whose mean path length is 40 centimeter and there is a small gap of 0.05 centimeter in the structure of otherwise whole core. The cross-sectional area of the core is 12 centimeter square. The relative permeability of the core is 4000 and the coil of the wire on the core has 400 turns. Assume that fringing in the air gap increases the effective cross-sectional area of the air gap by 5%. ये देखें फ्रिंजिंग, ये हम बाद में इसको मजीद डेप्थ में डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है फ्रिंजिंग। ये जो आपका जो फ्लक्स डिस्पर्स होगा वहाँ पे 5% बढ़ जाता है इफेक्टिव एरिया। अच्छा जी, फाइंड द टोटल रिलक्टेंस ऑफ द पाथ, ये क्या पूछ रहे हैं, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द पाथ, करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 0.5 टेस्ला इन द एयर गैप। अच्छा, इसकी मैं ले लेता हूँ तस्वीर, आगे मैं आपको पहले डायग्राम दिखाता हूँ ये क्या कह रहा है। ये देखें, ये है बेसिकली आपका सर्किट। अब पढ़ें इसको, अब आपको ज़रा ज़्यादा अच्छा समझ आएगा कि फिगर, अच्छा, शोज अ फेरोमैग्नेटिक कोर हुज मीन पाथ लेंथ इज 40 सेंटीमीटर। ये जो मीन पाथ लेंथ है, ये जो मीन पाथ, ये वाली जो मीन पाथ है ना, मीन पाथ ये जो सेंटर में आ रही है, ये कितनी है, 40 सेंटीमीटर। अच्छा जी, एन कितना है जी, 400 टर्न्स है। अच्छा, देर इज़ अ स्मॉल गैप ऑफ 0.05 सेंटीमीटर इन द स्ट्रक्चर। ये देखें, ये जो गैप है, ये वाला गैप हल्का सा 0.05 सेंटीमीटर का है, सही है। अच्छा जी, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर, ये जो इसका कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर या 12 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द कोर इज 4000, यानी जो म्यू आर म्यू नॉट, म्यू इज इक्वल टू म्यू आर कितना है, 4000, and the coil of the wire on the core has 400 turns and 400. Assume the fringing fat of the air gap increases. अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि एक तो ये एरिया है ना, एयर का एरिया ना 5% बढ़ जाएगा। ये देखें, वो लिख रहा है कि assume that fringing in the air gap increases the effective cross sectional area of the air gap by 5%. इसको कैसे निकालेंगे, मसलन एरिया कितना है मेरा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं उसको क्या करूंगा कि उसमें 5% इजाफा हो जाए, 1.05 से ज़रब दें, ऐसे ही हुआ ना 5% के लिए 1.05, या इसका 5% निकाल लें 12 का, उसको ऐड कर दें 12 में, एक ही बात है। 1.05 से ज़रब देंगे, वो एरिया आएगा आपका उस गैप का, ठीक है। अब आप क्या करें, टोटल रिलक्टेंस निकालें और करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 0.5 टेस्ला। अच्छा जी, टोटल रिलक्टेंस क्या होगी, टोटल रिलक्टेंस आर टी इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। आर वन क्या है, कोर वाली रेजिस्टेंस, प्लस आर टू क्या है, ये एयर गैप वाली रेजिस्टेंस और मतलब रिलक्टेंस, और रिलक्टेंस का फार्मूला क्या है, एल ओवर म्यू ए, एल ओवर म्यू ए। तो आप करें जरा इसको कैलकुलेट आप प्लीज जी। तो ये आपका ट्रांसफार्मर, इसमें हम देखें कि 400 टर्न्स जी, तो ये जनाब आपकी 400 टर्न्स है और करंट आई है, और इससे जो आपका बी प्रोड्यूस हुआ कोर के अंदर और एयर ये गैप के अंदर, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये वाला सिर्फ ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, इसकी बात हो रही है। और ये आपका मीन पाथ लेंथ है जो कि 40 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा इलेक्ट्रिक में, ये एफ इज इक्वल टू एन आई, ठीक है, ये फाई और ये आर कोर की रिलक्टेंस ऑफ द कोर, और ये आर बन जाएगी रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप। अब हम इसको भी निकालेंगे, ऊपर वाली को भी, ये भी निकालेंगे, और इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे। क्यों, ये सीरीज में है, अगर पैरेलल में होती तो पैरेलल वाला फार्मूला लगाना था, सही है। तो अब हम इसको चलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 12 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, इसको ऐसा यूनिट में ले जाएं। मीन लेंथ ऑफ द कोर इज 40 सेंटीमीटर जो कि 0.4 मीटर हो गई। उसके बाद आता है आपका आर सी, दैट इज एल सी ओवर म्यू ए सी, ये रिलक्टेंस ऑफ द कोर है, तो उसमें कोर की क्या है, 0.4 मीन लेंथ है,
और ये आपको पता है म्यू क्या होगा, म्यू आर इंटू म्यू नॉट। म्यू आर क्या है जी 4000, म्यू नॉट क्या है जी 4.10⁻⁷ जरब एरिया ऑफ द कोर दैट इज 0.0012। तो क्या आंसर आ गया 66314 एम्पियर टर्न पर वेबर। अच्छा, ड्यू टू द फ्रिंजिंग इफेक्टिव एरिया ऑफ द एयर गैप इज इंक्रीज बाय 5%। फ्रिंजिंग की वजह से आगे हम इसको मजीद करेंगे डिस्कस, फ्रिंजिंग क्या होती है, उससे एयर गैप का जो एरिया है वो बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 5% बढ़ गया। तो 12 ज़रब 1.05 करो तो उससे वो आ जाएगा आपका इंक्रीज्ड एरिया 1.05 इंटू ए सी दैट इज 12.6 सेंटीमीटर स्क्वायर 0.00126। मीन लेंथ ऑफ द एयर गैप, लेंथ इसकी कितनी है 0.05 सेंटीमीटर जो कि गिवन है। अब इसकी रिलक्टेंस आप निकाल लें, एल ए ओवर म्यू इंटू ए देखें 0.005 डिवाइडेड बाय म्यू आर, इसमें पता है आपको एयर का 1 होता है ज़रा 4.10⁻⁷ और ज़रा 0.00126, तो ये आ रहा है आपका 331572 एम्पियर टर्न पर वेबर। टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा आर सी प्लस आर ए दैट इज इक्वल टू, दोनों को एडअप कर दें तो ये आपका आंसर आ गया 397887 एम्पियर टर्न पर वेबर। अच्छा जी, अब उसके बाद हमने आई निकालना है, आई निकालना है और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोबारा। क्वेश्चन क्या था, करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ फ्लक्स डेंसिटी यानी बी ऑफ 0.5 टेस्ला इन द एयर गैप, इन दी एयर गैप के अंदर। तो फार्मूला हमने पहले पढ़े हुए हैं कि एफ इज इक्वल टू फाई आर ओम्स लॉ, ठीक है, एफ इज इक्वल टू एन आई, फाई इज इक्वल टू बी ए। तो यहाँ पे पुट कर दें एन आई इज इक्वल टू बी ए इंटू आर इक्विवेलेंट। अब हमने आई निकालना है, आई इज इक्वल टू बी ए आर इक्विवेलेंट ओवर एन, बी ए आर इक्विवेलेंट ओवर एन। बी कितना है 0.5, एरिया जो फ्रिंजिंग इफेक्ट से बढ़ गया था वो कितना था 0.00126। जरा अब आर इक्विवेलेंट इसकी कितनी है 397, ये हमने जो यहाँ निकाली डिवाइडेड बाय 400, तो ये आपका 0.6267, यानी इतने एम्पेयर का करंट आपको जो है वो इसमें से फ्लो करवाना पड़ेगा इस कॉइल में से, ठीक है। अच्छा जी, आगे इसकी रीडिंग असेसमेंट है, बुक है चैपमैन की बुक है इलेक्ट्रिक मशीन्स की, उसकी एग्जांपल्स आपने देखनी है और प्रॉब्लम्स हैं वो आपने ये करने हैं 1.5 टू 1.8, 1.13 टू 1.17। कुछ प्रॉब्लम्स और भी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।